ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग आज के टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का कोई सवाल ही नहीं है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप अगर फॉर्मूला वाइज देखो जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाई टाइम, इट गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी आइदर कॉन्स्टेंट और इट कैन ऑल्सो बी चेंजिंग। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी हो सकता है कि कांस्टेंट ना हो या हो, यानी कि एक्सेलरेशन ये जो है, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, हो सकता है ये पर्टिकुलर थिंग का वैल्यू कोई कांस्टेंट आए, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ भी अपने आप चेंज होता रहे। कहने का मतलब क्या, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बार t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, ये 3 सेकंड तक जैसे मैं किया। मान लो 0 सेकंड में किसी का वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ मैं टाइम दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं स्पीड दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन मीटर्स पर सेकंड्स। t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट में उसका 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। यानी कह सकते हैं हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एवरी सेकंड इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकंड। वही मान लो सेकंड केस, दिस वाज केस 1। केस 2 में क्या ले रहा हूँ, सेम यहाँ टाइम में वही प्लॉट बता रहा हूँ, लेकिन जो वेलोसिटी है वो मान लो ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। 2 से यहाँ 4 हुआ, फिर यहाँ से अचानक 7 हो गया, फिर 25 हो गया, मान लो 25। तो देखो, अगर यहाँ पर था जो v माइनस यू बाई टी करो, फिर यहाँ अगर v माइनस यू बाई टी करो, यहाँ माइनस v माइनस यू बाई टी करो, तो क्या हो रहा है, एक सेकंड में यहाँ पहले 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 का इंक्रीमेंट हो गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में इतना 18 का इंक्रीमेंट हो गया। यानी कह सकता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, जो कि v माइनस यू बाई टी, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। Acceleration is itself not constant, whereas acceleration is constant in this case। तो ये हो गया, और दोनों के दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल है, बट ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब इसको ग्राफ के नज़रिए से थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्राफ के नज़रिए से अगर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको v और v वर्सेस t ग्राफ मान लो प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्लास 9th में काफ़ी सारे ग्राफ्स आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मान लो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि चाहे आप कितना भी टाइम पे देख लो, जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा। लेट से मान लो 1 2 3, ये 0। टाइम यहाँ पर इन सेकंड्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, 1 2। ठीक है, आप चाहे कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लो, ठीक है, कितना भी टाइम ले लो, वेलोसिटी का एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर दिस इज द ग्राफ फॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, अब इस केस में कोई पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो, मान लो, ठीक है, ठीक है, मान लो अब ऐसा है, मैं अलग अलग प्लॉट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ओके, अब देखो एवरी सेकेंड, देखो पहले जब 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूँ एवरी सेकेंड जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना। एवरी सेकेंड, देखो मतलब क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से हर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। यानी 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट है एवरी सेकंड, इसलिए इसमें बोल दूंगा मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, बिकॉज एवरी सेकंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज अ वीटी ग्राफ फॉर क्या चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ ये हो गया, ठीक है। मान लो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का शो करना होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, ठीक है। यानी कि मान लो टी मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। पहले मैं स्कूटर चला रहा था, काफ़ी स्कूटी चला रहा हूँ काफ़ी हाई स्पीड में, और फिर मैं ब्रेक मारा, ब्रेक मार के मैं यूनिफॉर्मली मान लो रिटार्ड किया। मान लो मेरा बस ये डेटा है, मान लो इनिशियल स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फिर वो 5 सेकेंड में फाइनली 0 पे आ गया, ठीक है। तो हर सेकंड देखो जब 0 था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने घड़ी चालू किया तब उसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद 3 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद 1 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद 0 हो गया वेलोसिटी। यानी मैं कह सकता हूँ कि एवरी सेकंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 1 मीटर पर सेकंड, है ना। 1 मीटर पर सेकंड से के रेट से पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ओके। तो ये दो ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, ओके। अब अगर मेरे से मान लो कोई पूछता है, ठीक है, मान लो मेरे को कोई 2 ग्राफ दे रहा है, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दे रहा है, ठीक है। माइंड यू दिस इज नॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक ऐसा दे दिया, दूसरा ऐसा दे दिया, ए और बी। मेरे से पूछ रहा है किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। मेरे को ये तो पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, दोनों केस में। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, डेफिनेटली बी का। देखो इसमें जब आप लोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, ठीक है, तो उसका डेल्टा वी ले लो और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करो, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। इसमें निकालो तो वो चीज़ एक्चुअली आएगा क्या, डेल्टा, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिए और फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किया मैं, तो वो एक्चुअली है क्या, वही तो इस कर्व का स्लोप है, राइट। मैंने आपको बताया स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्लोप बताता है। और वही चीज़ सेम वैल्यू आता है टैन थीटा निकालने पे। अब देखो किसी भी पॉइंट पे यहाँ टैन थीटा निकाल लो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, वो टैन थीटा सेम आएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एंड अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज द स्लोप इज नॉट चेंजिंग, है ना। स्लोप नहीं चेंज हो रहा ना, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ कहीं पर भी निकालो, वो टैन थीटा सेम आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो, इसमें भी ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालो वो टैन थीटा सेम आएगा, है ना। जैसे ये थीटा वन सेम आएगा, थीटा 1, यहाँ पर ये थीटा 2 ये सेम वैल्यू आएगा थीटा 2, है ना। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप टैन वैल्यू भी निकालोगे तो टैन थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन टैन थीटा 1, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ दिस कर्व बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी is greater than slope of A, and slope of velocity time graph represents acceleration, so I can write acceleration of B is greater than acceleration of A, okay। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। उसका अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा, है ना, तो वो कैसा आएगा, या तो ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो शुड बी चेंजिंग। तो इस ग्राफ में वही तो हो रहा है। देखो यहाँ पर आप स्लोप निकालो, यहाँ पर स्लोप निकालो, यहाँ पर स्लोप निकालो, हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग आएगा एंड इनफैक्ट इट इज़ एन इंक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पर जो स्लोप निकालोगे उससे ज़्यादा स्लोप यहाँ आएगा, उससे ज़्यादा स्लोप यहाँ आएगा। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें स्लोप बार बार इंक्रीजिंग है। दिस इज़ अ ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्लोप, राइट। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इफ दिस इज अ ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्लोप, यानी कि हर पॉइंट पर जो अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन, है ना। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था किसी एक पॉइंट एक टाइम एक मोमेंट पे उसका जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि किसी एक पॉइंट पर उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा एक मोमेंट पे, एक टाइम इंस्टेंट पे वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो वो कैसे निकलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का किसी एक पॉइंट पे हम लोग स्लोप बता के उसको वेलोसिटी बोलते थे, वैसे ही अगर मान लो इस पॉइंट पे मेरे को एक्सेलरेशन बताना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट का जो स्लोप रहेगा, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, देयरफॉर किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे जो मैं स्लोप बताऊंगा वही मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, वही बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यानी कि ठीक है, अब इस ग्राफ में हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है, यानी कि इसीलिए दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड अब आप लोग सोच के बताओ कि ये एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो उससे ज़्यादा स्लोप यहाँ है, वो उससे ज़्यादा स्लोप यहाँ है, यानी कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, देयरफॉर दिस इज अ ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, अब मान लो ठीक है, मैंने आपको बता दिया ओके रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ओके और ये हो गया था एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, तो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट एक्सेलरेशन एंड इट्स ये सब। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो मैं कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व किए हो। ओके, अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने वो आपको बता दिया। ओके ठीक है, ये हो गया वीटी ग्राफ। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा वीटी ग्राफ के लिए, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में। जो वीटी ग्राफ का एरिया रहता है, ठीक है, दैट वही हम लोग को बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट इंटरवल। यानी कि मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई बोल दिया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, 0 से 5 सेकेंड तक में अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा क्लास 9th में कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस गिव्स मी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। ओके, अब मान लो यही चीज़ ये हो गया, तो 0 से 5 तक के बीच का पूछता तो मैं ये एरिया बोलता। मान लो मेरे को बोलता, ठीक है, मान लो मेरे को वो बोलता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, इन 2 to 4 सेकेंड्स, है ना, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल बोला है, 2 से 4 के बीच का। तो मैं क्या करूँगा उस टाइम, ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालूंगा। अब ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये जो हैच्ड पोर्शन दिख रहा है वो एरिया मेरे को शो करेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 to 4 सेकेंड्स, है ना। तो जो टाइम इंटरवल में है उतना टाइम इंटरवल में मैं बोल सकता हूँ कि उतना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग, आप लोग ने क्लास 9th में वो 2 फार्मूला डिराइव किया था, S = UT + ½ AT² और V² = U² + 2AS। इसी कॉन्सेप्ट पर, है ना, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने वो 2 फार्मूला डिराइव किया था क्लास 9th में।
राइट। अब तो ये एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, ये ट्रापेजियम का एरिया से निकाल सकते हैं, या फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो भी निकाल सकते हैं। तो वो डिपेंड्स कैसा डेटा दिया है, ठीक है, क्या डेटा है, क्या आपके लिए कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो तो ज्योमेट्री का बात हो गया, उसमें सबको अपना अपना सेपरेट दिमाग लगाना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था मैं वो बता दिया। ओके, अब मान लो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, ट्रापेजियम का एरिया पता है, ओके, और ट्राइंगल का एरिया पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेट से मेरे को अगर ऐसा दे दिया है, ठीक है, ये कुछ इक्वेशन बोल दिया, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली आप लोग अभी मैथ्स में ग्राफ्स पढ़े नहीं हो, इसीलिए आप लोग को मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, कंप्लीटली ड्रॉ नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, मैं एक बार बताता हूँ, ये चीज़ आप लोग देखो मैथ्स में बाद में पढ़ोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं इधर निगेटिव वाला पोर्शन ओमिट कर दिया, मिटा दिया, और मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे वही मैं ड्रॉ किया हूँ, राइट। यानी कि मान लो मेरे को इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके टर्म्स में y क्या है, ये वेलोसिटी है, टाइम क्या है t स्क्वायर, यानी कि मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिया है एक तरह से, राइट। मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन जो इक्वेशन फॉलो हो रहा है मोशन का वो ये है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है, मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 to 4 सेकेंड्स, यानी कि ये देखो ये 2 और ये 4, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 to 4 सेकेंड्स। तो अब मैं इसका एरिया निकालूंगा कैसे, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ट्रायंगल होता है, ट्रापेजियम होता तो मैं निकाल सकता था, लेकिन मेरे को तो इसका एरिया निकालने आता नहीं, ये कर्व है अजीब सा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लूँगा, राइट। इंटीग्रेशन का मैं हेल्प लूँगा। मैंने आपको बताया है, ठीक है, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मान लो इसमें अगर मैं इसी चीज़ में मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो जैसे आपको पता था, मैंने आपको बताया था स्पीड के टाइम, वेलोसिटी के टाइम कि होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और वही अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता था तो मैं क्या करता था, यही चीज़ मेरा डी एस बाई डी टी हो जाता था। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, डी वी बाई डी टी, सेम कॉन्सेप्ट है ना, ओके। अभी मैं एरिया का बात मैं शुरू किया था, मैं वापस एक्सेलरेशन में आ गया। तो देखो दो चीज़ हो रहा है, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो डी वी बाई डी टी से निकलेगा, ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। एक बार ये एरिया वाला बात भूल जाओ, ये एरिया का मैं जो बात किया था, मैं इस पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, ये मैं मिस कर गया बताना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। अब मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मेरे को बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैंने बोला डी वी बाई डी टी, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ डी वी के बदले क्या है, वो टी स्क्वायर है, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, 2t, ठीक है। अब मेरे को किस टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। तो यानी कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आई रिपीट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला है डी वी बाई डी टी, ओके। और जिस टाइम पे पूछा जाए वो पॉइंट हम लोग पुट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया, वेलोसिटी का इक्वेशन है v इक्वल टू टी स्क्वायर, तो जब डी वी बाई डी टी करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t, और फिर एक्सेलरेशन आ गया, ओके। तो ये एक्चुअली मैं थोड़ा अभी बताना भूल गया था, इसलिए मैं बाद में बताया, ओके। अब इस एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आओ, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना। तो मेरे को क्वेश्चन अगर पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 to 4 सेकेंड्स, तो यानी कि मेरे को ये एरिया निकालना है, राइट, ये एरिया निकालना है, लेकिन मेरे को ये एरिया तो पता नहीं है, कैसे निकालूंगा, ज्योमेट्री से तो पता नहीं है। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स के टाइम आपको बताया था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अगर निकालना होता है, कोई रैंडम कर्व, तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, है ना। अगर हम लोग एक dt लेते हैं, ठीक है, कोई एक स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये एक स्ट्रिप बनेगा,
ठीक है। उसी स्ट्रिप को अगर मैं थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये एक स्ट्रिप है राइट, मैं इसको एक बार रब करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना, तो हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन भी वही पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताओ इन 2 to 4 सेकेंड्स, तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे, ठीक है। और एक्चुअली एरिया है कैसे निकलेगा, कैसे, एक स्ट्रिप लेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 2 से 4 सेकेंड्स तक, है ना। तो कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, राइट। हम लोग एक ये dt ले रहे हैं, ठीक है, उसका कोरस्पॉन्डिंग v ले रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ऐसे ही बताया था इंटीग्रेशन के टाइम में। तो अगर मैं v dt करूँगा और उसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दूँ 2 से 4, ठीक है, जहाँ से जहाँ मेरे को चाहिए, तो यही मेरे को बता देगा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल्ड है, राइट। क्योंकि देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट था ना, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाया तो मैं क्या बताया था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अगर मेरे को निकालना है किसी 2 पॉइंट के बीच का, तो वो हम लोग निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दो और वो लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर मेरे को एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स ही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स एरिया, यहाँ वाई क्या है वेलोसिटी, एक्स क्या है टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी विल रिप्रेजेंट द एरिया विच इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी विल रिप्रेजेंट एंड लिमिट 2 to 4 विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो वी डी टी के बदले में क्या लिखूंगा, वी के बदले लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, बिकॉज वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर डी टी एंड लिमिट पुट कर दूंगा 2 से 4, ये कितना आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, ठीक है, 2 से 4 लिमिट्स अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब पहले 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर 2 का पुट करेंगे तो 2 क्यूब बाई 3, ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, है ना। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इंटीग्रेशन से निकलता है, लिमिट पुट कर, तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। तो अगर इसके अलावा वी स्क्वायर टी स्क्वायर के अलावा कोई और भी आपको मान लो इक्वेशन बता देता, ग्राफ नहीं बताता, मान लो कुछ भी बोलता वी इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है, और आपको बोल देता टी इज इक्वल टू इतना से इतना के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल निकालो, तो कैसे करते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, वी के बदले फिर साइन टी पुट कर देते, साइन टी डी टी, और फिर लिमिट्स पुट कर देते, वही आंसर आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल, एंड डिस्कशन ऑफ ग्राफ्स। ओके, थैंक यू।